हेलो स्टूडेंट, मैं हूं AK गुप्ता। बेस्ट एग्जाम में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं गियासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल 1266 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक चला था। तो आज हम जानेंगे सल्तनत काल में गियासुद्दीन बलबन एक शासक था जिसके बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं गियासुद्दीन बलबन को थोड़ा सा इलाबोरेट कर रहा हूं ताकि आप उसके बारे में आपको उसके बारे में एक समझ डेवलप हो जाए, ताकि उसको आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे गियासुद्दीन बलबन जो था दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था, जिसने क्रूर, रक्त पिपासु विदेशी शासक के नाम से उसको जाना जाता है। क्रूर, रक्त पिपासु इसलिए क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा, इसको एलाबोरेट कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि वो हिंदुओं को नरसंहार किया था। यानी हिंदुओं का जो है एक समय में उसने नरसंहार किया था, और उसके द्वारा जो यातनाएं दी जाती थी जब वो शासन संभाला, तो ऐसा माना जाता है कि उसके शासन में जो लोग गलतियां करते थे या जिनको वो पसंद नहीं करता था, उनको बहुत ही कठोर दंड देता था, जिसके कारण उसका छवि एक क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। तो बलबन जो था तुर्क जनजाति का था। उसका पिता उच्च श्रेणी का सरदार था। सरदार कहने का मतलब यह है कि सरदार यानी जो एक राज्य व्यवस्था होता है, उसमें वह सैन्य विभाग में एक तरह का उच्च सरदार था। उसका पुत्र जो था बलबन था। मंगोलों ने उसे पकड़कर बाल्यकाल में बगदाद के बाजार में दास के रूप में उसे बेच दिया। ठीक है। मंगोल जो थे वो लोग बलबन को बाल्यकाल में ही पकड़ते हैं और बगदाद के बाजार में ले जाकर दास के रूप में उसे बेच दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि पहले जो था दासों की खरीद बिक्री होती थी। ठीक है। जैसे कि दास को बेच दिया, फिर वो गया। दास का मतलब यही होता था कि वो एक तरह से गुलाम, दास, यही लोग दास होते थे। उसको छोटा से छोटा काम उससे करवाया जाता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटा ही, बड़ा भी काम करवाया जाता था। जैसा कि ये बलबन जो है, तो इसको बाल्यकाल में ही इसको बेच दिया। किसने? मंगोलों ने। तो इसका किस्मत अच्छा था। ठीक है। इसका किस्मत अच्छा कहिए कि सुल्तान अल्तमश ने इसे खरीद लिया। सुल्तान अल्तमश ने इसे खरीदा और ये दास बन गया। दास के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहा था ये। स्वामित्व और सेवा भाव के चलते बलबन जो था निरंतर उन्नति करता था। यानी निरंतर उन्नति करता गया और इसको जैसे कि उच्च श्रेणी में इसको कन्वर्ट करता गया। जैसे प्रमोशन आप समझते हैं ना, ठीक उसी प्रकार इसका भी निरंतर प्रमोशन होता गया। उसका रीजन यह था कि यह सेवा भाव इसके अंदर था और बहुत अच्छी लगन से अपने आप को समर्पित करके यह सुल्तान की सेवा में हमेशा रहता था। तो सुल्तान ने इसका सेवा भाव देखकर इसको चहलगान के दल में सम्मिलित कर लिया। जैसे मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था, तुर्कान ए चहलगानी एक दल बनाया गया था जिसमें दास था, और वो उसमें ऐसा दास था जो बाहरी आक्रमणों से या किसी तरह का कोई विरोध उत्पन्न हुआ, उसके लिए उसने एक दल की स्थापना की थी जिसका नाम तुर्कान ए चहलगानी
रखा था, उसी में इसको सम्मिलित कर लिया गया। किसको? बलबन को। उसके बाद क्या हुआ, आगामी वर्ष जब नसरुद्दीन महमूद सिंहासन पर बैठा यानी सिंहासन रूढ़ हुआ, तो उसने बलबन को मुख्यमंत्री का पद ग्रहण पद दे दिया उसको। किसको? बलबन को मुख्यमंत्री का पद दे दिया। तो मुख्यमंत्री पद का मतलब होता है अमीर ए हजीब। ठीक है, तो उसने मुख्यमंत्री का पद दे दिया। अब इसका पद जो था बहुत बड़ा हो गया। एक अवसर आया जब मुख्यमंत्री का पद बलबन को मिल गया, लेकिन काम करने के ही दौर में एक समय ऐसा भी आया कि बलबन को भरे दरबार में अपमानित होना पड़ा, परंतु वह निरंतर चालाकी और छल से उन्नति के दिशा में आगे बढ़ता गया। अपमानित तो हुआ, लेकिन उसके अंदर एक छल कपट भी था। ठीक है, जिसके कारण वह निरंतर आगे बढ़ता गया। बलबन ने 1246 ईस्वी में दुआबे और दुआब और रोहिलखंड में हिंदुओं का इसने नरसंहार किया, सामूहिक नरसंहार किया। और विदेशी मुस्लिमों को बलबन जो है हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया और मुस्लिमों को वहां मुफ्त में जमींदारी सौंप दी, यानी जमींदार बना दिया। उसके तत्पश्चात जो है कलिंजार व कड़ा के प्रदेशों में उसने उस पर अधिकार जमा लिया। इससे प्रसन्न होकर, मतलब इस चीज को देखते हुए सुल्तान जो था अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। सुल्तान ने अपनी पुत्री का विवाह बलबन के साथ कर दिया और उसको जो है तो नायब सुल्तान की उपाधि से सुशोभित कर दिया। सुल्तान ने बलबन को बलबन का विवाह अपनी पुत्री से कर दिया और उसको जो है तो नायब सुल्तान की उपाधि दे दी। बलबन जो था मुसलमान विद्वानों का आदर तो करता था, बलबन मुसलमान विद्वानों का आदर करता था, लेकिन उसको अपने राज्य कार्यों में उसको सम्मिलित नहीं करता था। किसको? मुसलमान जो विद्वान थे उन लोग को सम्मिलित नहीं करता था। वो जो है एक तरह से कट्टर हिंदू था। बलबन जो था एक तरह से कट्टर हिंदू था, इसलिए वो जो है बलबन मुस्लिमों पे थोड़ा सा रहम करता था। एक तरह से जैसा कि मैंने पीछे बताया कि बलबन जो है सामूहिक नरसंहार किया हिंदुओं का और मुस्लिमों को जो है जमींदारी प्रथा दे दी, यानी जमीन दे दी और उन लोगों को जमींदार बना दिया। अमीर खुसरो और अमीर हसन, यहाँ आप देखेंगे अमीर खुसरो और अमीर हसन जो है इसके दरबार में कवि थे। ठीक है, तो आइए इन पॉइंट को डिनोट करते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बलबन को जैसे आपने देखा क्रूर, अत्याचारी, जो कह लीजिए उस टाइप का यह शासक था। तो आइए इस चीज को नोट कीजिए। गयासुद्दीन बलबन जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई। जैसा कि मैंने बताया रक्त और लौह की नीति अपनाई, उसने जो है नरसंहार किया और भी बहुत सारे कारनामे किए। उसके द्वारा जो दिया गया दंड था वो बहुत ही कठोर होता था, इसलिए उसको कहा गया कि वह जो है रक्त और लौह की नीति अपनाया। उसने निरंकुशता का सिद्धांत दिया। बलबन जो है निरंकुशता का सिद्धांत दिया। देवत्व के सिद्धांत को माना। किसने? बलबन जो है देवत्व के सिद्धांत को माना। स्वयं को जिल्ले अल्लाह का, इसका मतलब यह होता है कि ईश्वर का प्रतिनिधि। जिल्ले इलाह का मतलब जिल्ले अल्लाह, इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। वह स्वयं अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। उसने वह कहा कि राजा जो है एक ईश्वर का ही रूप होता है, इसीलिए जो है सो बलबन अपने राज दरबार में जो लोग गलती करते थे उनको बहुत कठोर
सजा देता था और अपने आप को एक तरह से ईश्वर मान लीजिए, वो अपने आप को एक तरह से ईश्वर मानता था, यानी ईश्वर की उपाधि से अपने आप को अलंकृत किया। उसके बाद जो है तुर्कान ए चहलगानी, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया कि इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश, उसने तुर्कान ए चहलगानी एक संस्था बनाया था, एक दल बनाया था, जिसमें अपने दास को सम्मिलित करके एक मजबूत सिपाही दल को तैयार किया था। उसको जो है सो इसने गयासुद्दीन बलबन ने समाप्त कर दिया। तो इस चीज को आप थोड़ा सा इसको समझ लेंगे बढ़िया से कि इल्तुतमिश जो आया उसने इस चीज को शुरू किया और बलबन जो आया इसको खत्म कर दिया। ठीक है। दीवान ए अर्ज, बलबन जो है, बलबन ने दीवाने अर्ज एक संगठन बनाया जिसको सैन्य विभाग कहा जाता है। ठीक है, जिसको सैन्य विभाग किया जाता है, इसकी स्थापना की बलबन ने। दीवाने अर्ज, उसको सैन्य विभाग कहा जाता है। मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया। मंगोल का तो ये विरोधी था ही, क्योंकि मंगोलों ने ही बगदाद बाजार में इसको लाके बेच दिया था दास के रूप में, तो उसका विरोधी था ही। तो मंगोलों का जब आक्रमण हुआ तो उससे बलबन ने दिल्ली को बचाया। नेक्स्ट देखेंगे, नसरुद्दीन ने बलबन को उल्लुक खां की उपाधि दी थी। नसरुद्दीन जो था, जैसे कि मैंने बताया कि नसरुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है बलबन से कर दिया, और सुल्तान, ये नसरुद्दीन ने बलबन अपनी पुत्री का विवाह किया और इसको नयाब सुल्तान की उपाधि दी। उसके बाद उल्लुक खां की भी उपाधि दी। नसरुद्दीन ने बलबन को उल्लुक खां और नयाब सुल्तान की उपाधि दी थी। नसरुद्दीन ने 1249 में अपनी पुत्री का विवाह बलबन से किया। ठीक है, ये पहले बार विवाह पहले हुआ, उसके बाद उसने उल्लुक खां की उपाधि दी थी। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसको माइंड मत कीजिएगा। तो 1249 में अपनी पुत्री का विवाह बलबन से कर दिया। बलबन ने जो है सो सिजदा, दो प्रथा की शुरुआत की उसने। बलबन ने सिजदा और पाबोस, दो प्रथा का इसने शुभारंभ किया। इसका मतलब यह होता है, सिजदा का मतलब होता है कि दरबार में आते ही झुककर सलाम करना। ठीक है, आने के साथ ही झुकना और सलाम करना। तथा पाबोस का मतलब होता है कि दरबार में झुककर सम्राट का पैर चूमना। ठीक है, बलबन के दरबार में जो लोग आते थे वह झुकते थे और झुककर उसका पैर चूमते थे। उस प्रथा का इसने शुभारंभ किया। अमीर खुसरो तथा अमीर हसन बलबन के दरबारी कवि थे। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर कि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दरबार में कवि थे या किसके दरबारी थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज जो है हम सल्तनत काल को समाप्त कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आने वाले हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश में हम जानेंगे उससे रिलेटेड जितने भी वंश हैं उसके बारे में। तो बलबन यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, और मैं यही कहूंगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो, फल अपने आप मिल जाएगा। और इस चीज को आप मानकर चलिएगा। देखिए, पढ़ने का मतलब सिर्फ नौकरी ही नहीं होता है, एक समझ विकसित भी होता है। आपके अंदर समझ डेवलप होगा, आप एक अच्छे नागरिक बनिएगा। ठीक है, नौकरी तो आपको मिलेगी, आप पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, आपको नौकरी मिलेगी। इस चीज से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और चीजों को समझ कर पढ़ें। मैं रटने के लिए कभी नहीं कहता, मैं सिर्फ यही बोलता हूं कि आप समझिए चीजों को। मुझे लगता है कि यदि आप ध्यान से मेरी द्वारा की गई बातों को यदि आपने सुना होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने की या रटने की जरूरत है। सिर्फ आप 1 से 2 बार इस चीज को थोड़ा सा नोट कर लेंगे और रफ कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस इसको आप 1 से 2 बार थोड़ा सा नजर घुमा लेंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए।
और इसी तरह आप मेरे वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे द्वारा जो समझाए जा रहे हैं उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं मिल रहा है तो भी आप कमेंट कीजिए कि मेरे द्वारा कहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। यदि कोई भी आपको परेशानी हो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आखिर बस इतना ही, धन्यवाद।